वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और ये आज ही का करंट अफेयर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। सबसे ज़्यादा बवाल इसी पे हुआ है। अभी क्या हुआ है कि पिछली बार हमारा 107 पोजीशन था 2022 में। इस बार 2023 में 111 पोजीशन कर दिया गया है इसमें। तो इसका जो इंडेक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूँकि हमारी जो पोजीशन है हंगर के मामले में और बेकार हो गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया कि ये तो इन्होंने, चूँकि कई बार क्या होता है कि ऐसी ऐसी कंट्री के भी अच्छी रैंकिंग है जिनका हमारे से जिनको हमने ही अनाज दिया है। जैसे कि श्रीलंका की हमसे अच्छी पोजीशन है, पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की हमसे अच्छी पोजीशन है। तो इसलिए सरकार ने बोला है कि इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो ख़राब है। ऑब्वियसली ख़राब भी है इसकी मेथोडोलॉजी, क्योंकि हमारे देश में देखिए कि जो हंगर है उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है, PMGKY गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। उसके अंदर लगातार 3 सालों तक हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाया खाना। तो वो सब चीज़ें देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि भारत में इतना हंगर है, लेकिन ये जो है ये भारत को कई सारी बेकार कंट्रीज़ से, जो हमसे बहुत कम पिछड़ी कंट्रीज़ हैं जिनको हम लोग देते हैं अनाज, उनसे भी पीछे रख दिया भारत को। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमारे काम का है। तो सबसे पहले एक तो रैंकिंग 111 हो गई है, और कितनी कंट्रीज़ में, 125 कंट्रीज़ में। 2022 में कितनी थी हमारी रैंकिंग, 107 121 कंट्रीज़ में। ठीक है, अब इसमें ये देखेंगे कि ये जो इंडेक्स है हंगर इंडेक्स, ये निकालता कौन है। तो इसके एक है आयरलैंड का NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा है इसमें जर्मनी का वाल्टर हंगर लाइफ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों आएंगे एग्जाम में कि निकालता कौन है इसको। तो इसे निकालता है आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा है जर्मनी का वाल्टर हंगर लाइफ। ये दोनों निकालते हैं इसको GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 28.7 है, 28.7 आउट ऑफ 100। ध्यान रखना, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने पे नापा जाता है। तो हंगर इंडेक्स कितने पे नापा जाता है, 100 पे नापा जाता है। 100 में से हमारा जो स्कोर है वो 28.7 है, और हमको सीरियस कंडीशन में डाला गया। कई बार ये पूछ लेता किस कंडीशन में है, तो हम लोग सीरियस कैटेगरी में डाले गए हैं। सीरियस कैटेगरी में मतलब हमारे यहाँ जो हंगर की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है इनके अकॉर्डिंग। ये जर्मनी के 2 NGO हैं, इनकी वजह से। तो कई बार ये लोग एजेंडा भी चलाते हैं भारत के खिलाफ, उसी की वजह से ये है शायद, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी भी बुरी स्थिति नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे जो आसपास की कंट्री, कई बार उससे पूछ लेता है कौन कौन सी कंट्री क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का है 102 रैंक पे, बांग्लादेश है 81 रैंक पे, नेपाल इवन 69 पे, और जो श्रीलंका है वो 60 रैंक पे। मतलब श्रीलंका को हमने ही खाना दिया था, उनके यहाँ भूखमरी थी बहुत बुरी तरह से, वो उनका भी स्थान हमसे ऊपर रख रखा है। तो सोचो कि कितना मतलब एक तरह से नीचा दिखाने वाला है एक तरह से, लेकिन फिर भी हमें तो लिखना है। इसके बाद देखिए इसमें कि एक तो ये सीरियस कंडीशन याद रखनी है इसके अंदर, दूसरा इसमें रैंक याद रखनी है दोनों ही बार 107 111, और इसके अलावा कौन निकालता है ये याद रखना है। इसके अलावा इंडिया का जो स्कोर है वो, और आसपास के जो देश हैं वो, कि जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इनका स्कोर भी याद रखना कि ये हमारे आसपास के किन किन कंट्री से हमने बेटर किया है, बेकार किया। तो देखो सारी कंट्री हमसे, शायद अफगानिस्तान ही हमसे खराब होगी, और सब तो सब बढ़िया बढ़िया कंडीशन में ही है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कैसे बनता है, तो ये UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 कैटेगरी वो है इसकी। ये देखिए, पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, और ये है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। इस पर एक बार क्वेश्चन भी आया था, UPSC में आया था, इससे पहले भी आ चुका क्वेश्चन कि ग्लोबल इंडेक्स, उस बार पेपर 19 में हुआ था, लेकिन पेपर 17 का पूछ लिया इसने। तो एक आध साल पुराना भी आपको याद रखना है, जैसे कि 2022 का याद रख लो और 2023 का याद रख लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यह देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का है, लेकिन 17 का इन्हें पूछ लिया था, तो उसमें बच्चे फंस गए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है नॉर्दर्न सिक्किम में अभी बाढ़ आई थी, तो उसमें जो एक लेक थी लोहनक लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक, क्योंकि इसका पोजीशन पूछ सकता है कहाँ को है ये लेक, ये कौन सी, ये लोहनक रिवर ही पूछ लेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जरा कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस पर क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि लोहनक लेक जो है ये नॉर्दर्न सिक्किम में है, पहली बात। दूसरी बात, इसी में क्लाउड बस्ट हुआ था, और फिर उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है बाढ़ आ गई थी। तो ये देखिए कि लोहनक रिवर पूछ लेगा कहाँ, कौन से स्टेट में बहती है, तो ये सिक्किम में बहती है। दूसरा ये है कि जो तीस्ता रिवर है उसी की ये ट्रिब्यूटरी है लोहनक रिवर। ठीक है, इसके अलावा देखो चांगडुंग डाम है, ये इसी में ये डाम ही शायद टूट गया है अभी, उसी की वजह से निचले इलाके में पानी भर गया है और बाढ़ आ गई, काफ़ी लोग मारे गए हैं इसके अंदर। तो ये बड़ी ही ट्रेजेडी है एक तरह से, तो ये याद रखना है। इसके अलावा देखो तीस्ता रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में, UPSC 2017 में क्वेश्चन आया था प्री में, इसलिए आपको इसकी पूरी कंडीशन याद रखनी है, किस तरफ को कहाँ को जाती है ये तीस्ता रिवर। ठीक है, तीस्ता रिवर के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए ये जो लोहनक वो है झील, यहाँ पर देखिए ये है ये झील ऊपर की तरफ, तो ये एक है नॉर्थ लोहनक, दूसरा है साउथ लोहनक। तो साउथ लोहनक में ये झील जो है ये वाली है, इसी में शायद वो क्लाउड बस्ट हुआ, यही फिर टूटी है नीचे की तरफ को।
ठीक है। इसमें अब देखिए ये जो झील है यहाँ की नॉर्थ ईस्ट की, ये आपको याद रखनी कौन कौन सी झीलें हैं वहाँ पर। तो लोहनक झील आपको पता लग गया, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। इसके अलावा तीस्ता रिवर के ऊपर 2017 में क्वेश्चन आया था, ये देखिए पूरा क्वेश्चन है इसमें कि रिवर तीस्ता जो है जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलता है वहीं से निकलती, तो ये गलत है, ब्रह्मपुत्र तो यहाँ से नहीं निकलती, ठीक है, वो आप ऊपर देख सकते हो इसमें। उसके बाद बोला कि रिवर रंगीत ओरिजिनेट फ्रॉम सिक्किम एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर। रंगीत रिवर जो है ये तीस्ता रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यही पूछ लेता है कि रंगीत रिवर कौन से स्टेट में बहती है, तो किस में बहती है, सिक्किम में बहती है, ये और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूछते ये अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला नंबर है इसमें कि रिवर तीस्ता फ्लोज बे ऑफ बंगाल इन द, ये जो रिवर तीस्ता है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो ये याद रखना कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो ये सीधे बंगाल के खाड़ी में नहीं मिलेगी जाके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था 2017 में यूपीएससी में, अब ये पीसीएस में आ सकता है दोबारा से, और स्टेट पीसीएस में आ सकता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की जो झीलें हैं वो याद रख लो आप सारी की सारी। या सिक्किम में देखो एक और झील है तीसोंगपो झील, ठीक है। इसके अलावा साला लेक अरुणाचल प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दीपोर बिल, ये असम में है। चंदूबी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चंदूबी लेक। इसके अलावा है चपनाला लेक। इसके अलावा हाफलोंग, ये सारी असम के अंदर है। मणिपुर में लोकटक नॉर्मल, जितने भी पढ़ने वाले लोग होते हैं उन्हें पता ही होता है। मिजोरम के अंदर पलक लेक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रुद्र सागर लेक, ये त्रिपुरा की है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उमियम लेक, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेघालय में है। तो लेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो है ये लेक पे एक और सवाल आया था, पीसीएस 2020 में आया था ये सवाल। यहाँ पर देखिए पूरा का साला लेक हो गई, बड़खल लेक हो गई, लोकटक हो गई, ये देखिए ये जो दो लेक तो ये इधर की हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो इस तरह के सवाल आएंगे, वो आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। इसके बाद है आज आया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको आईआईपी बोलते हैं शॉर्ट में, ध्यान रखना। दूसरा ये मंथली बेसिस पे आता है, मंथली बेसिस पे निकलता है। इसे निकालता कौन है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, पहले सीएसओ था, अब क्या हो गया एनएसओ, ठीक है। और इसके अंदर कौन कोई आईआईपी के जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हर मंथ में निकलता है, एनएसओ निकालता है, और ये जितना भी इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है देश का उसके बारे में बताता है, ठीक है। आईआईपी निकालता कौन है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की बातें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था आईएएस में, देखिए ये पूरा का पूरा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये आया था कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन, अगर सीधा क्वेश्चन फंस गया पीसीएस में किसी और एग्जाम में तो डायरेक्ट मार देना कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का आईआईपी के अंदर भी सबसे अलग से उसमें योगदान है। इसके बाद देखिए ये जो अभी कई दिन पहले, ये कल या परसों आया था, आईएमएफ का प्रोजेक्शन आया था इंडिया की जीडीपी के लिए, तो 6.3% इसमें बताया है। आरबीआई ने 6.5% बताया है। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 के लिए उसने कितना बताया, 6 to 6.8 बताया है। इसके अलावा पिछले साल का भी आप याद रख लो, 2022-23 में कितना है, 7.2% रहा है, ये देखिए। और उससे पिछले साल रहा 8.7, तो पिछले साल का ये आएगा कि 2022-23 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना रहा है, तो 7.2% रहा है। इस साल जो है आईएमएफ का रिकॉर्ड है, आईएमएफ ने ये बताया कि 6.3 रहने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अभी जो है गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन अजय चलाया था, इसके साथ साथ जो और भी थे वो और याद रखने। अजय कहाँ के लिए है, ये गाजा पट्टी से निकालने के लिए भारतीयों को, ठीक है, जो अभी कन्फ्लिक्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए और 2-4 हैं इसमें, जैसे कि ये देखो ऑपरेशन कावेरी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सूडान के अंदर जो अभी बवाल हुआ था, वो वहाँ सूडान से अपने लोगों को निकालने के लिए था ये ऑपरेशन कावेरी, याद रखना है। ऐसे ही मैंने कल बताया था एक कि मोका जो साइक्लोन आया था उसके लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। मोका साइक्लोन कहाँ पर आया था, ये आया था म्यांमार में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पुराने और हैं लेकिन वो सारे के सारे नहीं। ऑपरेशन गंगा पिछले साल आ गया था एग्जाम में, तो लेकिन ये नए वाले आपको याद रखने, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन करुणा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अभी जो ये फोर्ब्स की लिस्ट आई है अभी, उसके अंदर जो ये मुकेश अंबानी है वो नंबर 1 पर रहे हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहा है, गौतम अदानी रहे हैं, ठीक है। इनका जो नेटवर्थ है वो भी याद हो, 100 अमीरों की सूची जो आई है भारत में, उसमें नंबर 1 पे मुकेश अंबानी है और गौतम अदानी दूसरे नंबर पे। बस ये पहले ही याद रखने, ज़्यादा इसमें लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं। इसके अलावा एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिस्टिना जॉर्जीवा आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वर्ल्ड बैंक के हैं अजय बग्गा, इनका नाम नॉर्मली आता रहता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये चाइना के अंदर, चाइना के कई सारे मंत्री जो हैं वो मिसिंग चल रहे हैं। अभी क्या हुआ, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ली सिंगू, वो भी वो हो गया है, मिस हो गया है, कहीं चला गया इधर उधर, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसकी जगह नए आने वाले लियू झेलेनी। तो कई बार ऐसा आ जाता है कि लियू झेलेनी जो है कौन से देश के डिफेंस मिनिस्टर बने, लियू झेलेनी, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से कि लियू झेलेनी कौन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें एक और है कि डीपीआई, बहुत दिनों से न्यूज़ में था डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या चीज़ है। इस अभी जो G20 हुई थी उसके अंदर भी, जैसे कि हमारे यहाँ यूपीआई चलता है, यूपीआई हो गया, कोविन हो गया,
ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया, ये सारे डीपीआई के ही उदाहरण हैं। हमारे यहाँ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी दुनिया में धूम है, एक तरह तो पूरी दुनिया चाह रही है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डीबीटी हो गया हमारे यहाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो डिजिटल जितनी भी सर्विसेज भारत में चलती हैं वो एक तरह से वो डिजिटल क्रांति है, भारत की डिजिटल रिवॉल्यूशन है। तो पूरी दुनिया चाह रही है कि हम लोग भी अपने यहाँ लाएं, जैसे कि यूपीआई जो है वो 21 देशों में अभी मान्य हो गया है, तो उसी को लेके है डीपीआई। तो पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें, कोविन हो गया, यूपीआई हो गया, सबसे बड़ा ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया, ये सारे के सारे क्या है इसी में है। इसके बाद ये देखिए इक्रीसेट, इसमें बस इतना याद रखना है कि इक्रीसेट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इक्रीसेट IRCRICT कई बार आता है, इसका है हेडक्वार्टर हैदराबाद में, याद रखना है, केवल इतना ही आता है इसमें। एक और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, ये देखिए OSIRIS स्पेसक्राफ्ट है, ये एस्ट्रॉयड जो है, एस्ट्रॉयड की रिसर्च के लिए भेजा था नासा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एस्ट्रॉयड की रिसर्च के लिए नासा ने OSIRIS, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट पूछेगा एग्जाम में। इसके बाद एक और गवर्नमेंट ने एक वो चलाया है पूरा, वो चलाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई पूरी, मेरा युवा भारत, माई भारत, ठीक है। ये किसके लिए है, जितने भी हमारे जो यूथ है उसको प्रमोट करने के लिए, उसे एक तरह से सारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसे इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए ये नया प्रोग्राम चलाया सरकार ने, या नई बॉडी बनाई है, ऑटोनोमस बॉडी है ये, माई भारत के नाम से। ध्यान रखना, माई भारत ये किससे संबंधित है, यूथ से संबंधित। वाई क्या है इसके अंदर, यूथ है इसके अंदर, तो याद समझ जाना, माई भारत यूथ से संबंधित है, यूथ के डेवलपमेंट से, ओवरऑल डेवलपमेंट से, ठीक है। इसके बाद है इसमें ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है इसके अंदर ये किस किस स्टेट के बीच में है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तो ये नॉर्मली 4 स्टेट हैं, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इसके अलावा पुडुचेरी हो गया, 4 स्टेट हैं नॉर्मली। एक चीज़ और याद रखते हैं कि इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट एक्ट ये कब बना था, देखिए ये बना था 1956 में, ये याद रखना है आपको। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट कौन सा है, 1956 का। इसी के अंदर इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, सॉरी ये मतलब इंटर वाटर डिस्प्यूट जो है इसको अगर खत्म करना है तो इसके लिए व्यवस्था कौन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ कहाँ की, कौन से आर्टिकल में, तो इसमें है आर्टिकल 262, उसके अंदर ये व्यवस्था की है कि हमारे जितने भी वाटर डिस्प्यूट हैं वो सही करे जा सके, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर था। थैंक यू वेरी मच।